अस्सलामुअलैकुम। आज है 1 दिसंबर, जिसका मतलब है कि कल 30 नवंबर को आपके एमबीबीएस के एडमिशन्स हो चुके हैं क्लोज़। यानी कि मुक गया रोला, छूट गई है जान। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको यूएचएस ने तनहा छोड़ दिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ज़िम्मे यूएचएस ने पहले से काम बहुत सारे लगा रखे हैं जो आपको मुकम्मल करने होंगे। जब तक कि लिस्ट लग जाती है आपको कोई ना कोई इस और काम में फंसा रखा है। तो ऐसे है कि आप जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और जो माशाल्लाह से पुरुमीद बैठे हैं, 94% वाले सारे बिल्कुल मुकम्मल सेफ़ हैं। और मैं तो कहूँगा कि 93.3% तक वाले भी जो हैं, उनको भी अपना ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि नो वन नोज़ एग्ज़ैक्टली कि आगे होने क्या वाला है। तो आपकी कोटा सीट्स और ये ओपन मेरिट की सीट्स, फिर अंडर डेवलप्ड सीट्स, ये सारी मिला के आपको 93.3% तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस होने हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो ये देखें कि आपका सबसे पहले 5 दिसंबर को आपकी लगेगी एक प्रोविज़नल रैंक लिस्ट। वो होता ही है कि आपको कोई कॉलेज वाइज़ आपको नहीं बताया जाता, सिंपली जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उसमें से गालिबन 4000 या 4500 स्टूडेंट्स को जो है वो एक लिस्ट में तरतीब वाइज़ जो है वो लिख दिया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा है, एग्रीगेट है उससे कम, 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 इस तरह चलते हुए 4000 या 4500 स्टूडेंट्स की लिस्ट लग जाती है। उसमें से ऑलमोस्ट हर साल 3400 स्टूडेंट्स जो है वो एमबीबीएस में, और उसके आगे मज़ीद 200-250 या 300 स्टूडेंट्स की लिस्ट, यानी 3700 तक वो बीडीएस में सिलेक्शन हो जाती है। इस साल थोड़ा-सा क्राइटेरिया मतलब कि मुख्तलिफ हो सकता है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि उनकी एमबीबीएस एंड बीडीएस एनरोल्ड स्टूडेंट्स की वजह से जो एप्लीकेशंस देंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली यहीं पे होता है। तो अब आज हमने बात करनी है कि हमें एमबीबीएस के यूएचएस एडमिशन्स के लिए क्या कुछ चाहिए और कब तक चाहिए, कितना चाहिए, कैसे-कैसे, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट बना चुके हैं, तो उसमें आपने एक कॉलेज को अपने ज़हन के मुताबिक ऊपर रखा था, आपको अपना एग्रीगेट मालूम है कि आपका एग्रीगेट कहाँ पे है, तो आप अपने ज़हन में एक अंदाज़ा बना सकते हैं कि आपका मोस्ट प्रोबेबली किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। लेकिन वो फिर भी एक अंदाज़ा होगा, एंड तो आपको लिस्ट आने पे ही पता चलेगा। तो ऐसे हर साल जो है ना वो सारे मेडिकल कॉलेजेस अपना एक कॉल लेटर इश्यू करते हैं, जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट से हमें ये कुछ रिक्वायर्ड है। तो लास्ट ईयर के सारे जो कॉल लेटर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। और लेकिन मैंने कुछ सीनियर से बात की है, तो वो कहते हैं कि आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके आपने अक्सर जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, उन्होंने ये नाम पहली दफ़ा सुने होंगे, लाइक एफिडेविट, श्योरिटी बॉन्ड, स्टाम्प पेपर पे कुछ राइटिंग्स करवानी है लॉयर से जाके, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से कुछ मिलना पड़ेगा, उनसे सिग्नेचर्स लेने हैं, उनकी स्टैम्प होनी चाहिए, और फीस शेड्यूल जो है वो कैसे होगा, ये सारी बातें आपने पहली दफ़ा सुनी होंगी, आपको ये नहीं पता होंगी। तो लेकिन रिपीटर्स को शायद कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा, जो इस साल माशाल्लाह जिनका एग्रीगेट बन गया है। तो ये सब कुछ क्या है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। तो ये कुछ आप ऐसे समझ लें, बच्चे कुछ इसको ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या कुछ है, अगर हमने पूरा ना किया तो क्या हो जाएगा। याद रखिए, ये सारी चीज़ें बस एक कॉलेज की फ़ॉर्मेलिटी है। ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं है कि जिसकी वज़ह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो। असल में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। ये सारी कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अब फ़ॉर्मेलिटी बना दी गई है सबके लिए। जैसे कि सबसे पहले आपको बताऊँ, श्योरिटी बॉन्ड, ये नाम आपने सुना होगा जब से आपने इस फ़ील्ड में, एप्लीकेशन की फ़ील्ड में आए हैं, आपने देखा है कि सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो आपने सीनियर से ये नाम सुना होगा। अब आप वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, किस तरह से होगा? तो याद रखिए, ये असल में श्योरिटी बॉन्ड जो है ना, वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए है, होता ही नहीं है। अब हमें इसका बाउंड बना दिया गया एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए, तो ज़ाहिर है फिर हमें पूरा करना होगा। असल में ये होता है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने स्पेशल कोटा सीट्स पे अप्लाई किया है, उनके लिए। अब बिलफ़र्ज़ आपने किसी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है स्पेशल सीट के लिए, निश्चित में होती है, क्यूएमसी में, सिम्स में भी कुछ सीट्स हैं, तो आपने उसके लिए अप्लाई किया है, लुधियाना से, बिहाड़ी से और मेलसी से, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे स्पेशल सीट्स रखी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको ये श्योरिटी बॉन्ड बनवाना होता है असल में ये था इस काम के लिए। अब उसका क्या मकसद है, श्योरिटी बॉन्ड का क्या मकसद है? आप अपने कॉलेज को एक गारंटी दे रहे हैं, एक श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर मुझे ये स्पेशल सीट अलॉट की जाती है, क्योंकि आप मेरिट में नहीं जा रहे, आपको एक स्पेशलिटी दी जा रही है दूसरों से ऊपर, तो आपको स्पेशलिटी के लिए एक श्योरिटी देनी होगी कॉलेज को। क्या? कि आप अगर आपको वो स्पेशल सीट अलॉट की जाती है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करनी होगी, सर्व करना होगा।
अगर ऐसा ना हुआ तो गवर्नमेंट आप पे 5 लाख रुपए या मजीद इससे भी ज़्यादा तक का जुर्माना आयद कर सकती है। ये आपको रिटर्न में लिख के देना होगा कि हाँ जी मैं लायबल हूँ, अगर मैंने जॉब ना की, मैंने सर्व ना किया तो मेरे ऊपर जुर्माना लग सकता है, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ। तो ये है श्योरिटी बॉन्ड। अब इसमें ओपन मेरिट के स्टूडेंट के लिए कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ओपन मेरिट का स्टूडेंट तो सिंपली पूरे पंजाब से अप्लाई कर रहा है, उसमें उसने कोई स्पेशल सीट तो अप्लाई नहीं की, मेरिट पे आया है वो तो। लेकिन अब बस एक फॉर्मेलिटी बन गई है तो बन गई है। इसी तरह एफिडेविट का भी यही सीन है। अच्छा, अब आपने, अब जाहिर है फॉर्मेलिटी है तो करना तो पड़ेगा ना, तो आपने बनवाना कैसे है? तो स्टूडेंट्स को लगता है पता नहीं कि हमें क्या करना होगा, एफिडेविट कैसे बनेगा, श्योरिटी बॉन्ड, ये सारी चीज़ें ना आपको एक टेम्पलेट में मिल जाती हैं। अब मैं आपके साथ वो टेम्पलेट शेयर कर लूँगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि फिर बेहतर है कि आपके कॉलेज का कॉल लेटर शेयर हो जाए नया 2025 का, तो उसके मुताबिक बनाना जो है वो बेहतर होगा। वैसे मेरे पास सारे कॉलेज के कॉल लेटर्स मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ अगर आप कहते हैं तो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको शेयर कर दूँगा वो सारी चीज़ें। तो ये मुझे बताइएगा, अगर ऐसा हो कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं एक कम्युनिटी बना लेता हूँ, उसमें जो भी आपको सारी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वो कॉल लेटर्स अभी 2025 के इशू नहीं हुए हैं, 2024 के हैं, वो सारे मेरे पास मौजूद हैं कि उसमें आपको एफिडेविट किस कॉलेज का कैसे चाहिए, श्योरिटी बॉन्ड कैसे बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। जी, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में एक बात करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है? असल में बात ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई करते हैं और कुछ ओपन मेरिट पे। अब यूएचएस को क्या डर है? यूएचएस को ये डर है कि जो डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई करता है वो कहीं फिट ना हो, और अगर जो फिट कोटा ओपन मेरिट पे अप्लाई करता है वो कहीं डिसेबल ना हो। तो जो डिसेबल कैटेगरी है उसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम होती है, वो उनको चेक करते हैं कि आया कि वाकई ये इसके लिए एप्लीकेबल है। और जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी यूएचएस ने एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट रखा है, फॉर्मेलिटी है ये भी आप समझ लें, कि आपको वो एक कॉलेज फॉर्म देगा, आपको वो किसी भी पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर से साइन और स्टैम्प करवाना होगा कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका कोई स्क्रू हिला नहीं हुआ, आप मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हैं, एक्सटर्नली इंटरनली आपका कोई मसला नहीं है माशाल्लाह से। तो ये आपको जो है वो यूएचएस की कॉलेज को आपको श्योरिटी, मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो कोई मसला नहीं है, वो आपको फॉर्म मिलेगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे और आपको साइन करके दे देंगे, और कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, कोई ना आपको सीटी स्कैन एक्सरे आपको कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। और अब उसके बाद आपको एफिडेविट का मैंने बता दिया, श्योरिटी बॉन्ड मैंने बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ऐसी चीज़ें हैं, बस ये एक दिन का काम है। जैसे ही वो आएगा आपने इनको जो टेम्पलेट्स होंगी उनको प्रिंट करवाना है, अपना नाम लिखना है उसके ऊपर, उस पर साइन करवा लेने हैं, और आपने जाके उसकी कॉपीज़ करवा लेनी है। कि कुछ 6 कहते हैं, कुछ 10 कहते हैं, तो आप बेहतर है कि 10 कॉपीज़ करवा के रख लें। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ और है, आपको आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने होंगे कॉलेज को एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो बेहतर होगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं उनकी एक एक दो दो कलर्ड कॉपीज़ अपने पास रख लें, क्योंकि 5 साल तक आपको वो डॉक्यूमेंट्स फिर नहीं मिलेंगे। जब तक आपकी डिग्री चल रही है वो डॉक्यूमेंट्स आपके सीज हो चुके हैं, तो आपके पास उनकी कॉपी मौजूद होनी चाहिए। इन केस आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रिंट करवा के अपने यूज़ में ले आए। तो बेहतर है कि आप उनकी सबकी अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी, कलर्ड कॉपी, वो अपने पास रखें करवा के। अच्छा, ये 10 कॉपीज़ और 6 कॉपीज़ वाला क्या सीन है? ये सिर्फ़ इनका एक अजीब-सा सिस्टम है कि हमें हर काम के लिए अलग-अलग आप कॉपी करवा के देंगे, तो 6 या 10 कॉपीज़ जो है वो हर डॉक्यूमेंट की चाहिए। आपका मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट, सनद, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, अगर कोई जिसका रिपीटर है उसकी सनद आ चुकी है, तो एफएससी की सनद, आपका डोमिसाइल, आपका मैट्रिक एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप, आपके एमडी कैट का रिज़ल्ट कार्ड। ये 5 चीज़ें या 6 जितनी भी थी, ये आपके पास प्रिंट में 10-10 कॉपीज़ होनी चाहिए। इनको आपको हर कॉपी को साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इनकी एक-एक कॉपी करवा लेनी है, आईबीसीसी अटेस्टेड। आईबीसीसी अटेस्टेशन जिसने अभी तक नहीं करवाई है वो करवा लें, बेहतर होगा। अगर आपने 3 दिन लास्ट का इंतज़ार किया तो आपको लंबी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम गुज़र जाए और आपकी आईबीसीसी अभी तक हो के ना आई हो। और आपको एक मशवरा दूँगा, कुरियर से ना करवाइए प्लीज़। आप जाके बाय हैंड करवा लें तो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। अगर आपने कुरियर भी किया ना तो आपको 7 दिन तक का भी टाइम आ सकता है। जबकि 8 दिसंबर को आपकी फर्स्ट कॉलेज में वाइज़ लिस्ट लग जाएगी और उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, तो बेहतर है अगर कुरियर से आपको मिल जाता है। मुझे लगता नहीं है, कुरियर वाले हमेशा जो है वो देर कर देते हैं।
तो बेहतर है आप जाके खुद करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी, हाँ, बाकी जो है वो इसके बाद एक्सपेंसेस की अगर बात करें, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, किस हद तक। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो है वो एक मैंने देखा था, स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। वो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी मैट्रिक की अच्छे नंबर लिए, एफएससी क्लियर की अच्छे नंबर से, एमडी कैट में अच्छे नंबर हासिल किए, ओवरऑल उन्होंने एग्रीगेट अपना बनाया, जिसकी वजह से उनका एडमिशन हो सकता था। इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, यकीन करें आप। और जिस दिन मेरिट लिस्ट लगी 3 दिन के अंदर, उनको नहीं पता था कि फ़ीस का क्या प्रोसीजर है। तो तो अब 3 दिन के अंदर उनको फ़ीस जमा करवानी थी, और वो ज़ाहिर है मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो उनके लिए वो फ़ीस जमा करवाना 3 दिन के अंदर अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। उनका नाम सेकंड लिस्ट से निकल गया इस वजह से। तो एक्सपेंस का पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि कितना एक्सपेंस होना है। अब ज़ाहिर है जो है वो तो है। तो अच्छा, अब आपका क्या एक्सपेंस आना है हर चीज़ में। सबसे पहले आपकी जो है वो यूएचएस की फ़ीस होती है। एट द टाइम ऑफ आपकी ज्वाइनिंग पे आपको यूएचएस को एक फ़ीस देनी होती है, वो आपकी होती है 18,030 रुपये। ये यूएचएस की अपनी फ़ीस है, इसका कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके बाद आपकी ये फ़ीस पे करने के बाद आपकी कॉलेज की सालाना ट्यूशन फ़ीस होती है। वो आपको हर कॉलेज की ऑलमोस्ट 35,000 से लेके 55,000 तक आपकी फ़ीस हो सकती है। तो ये आपकी बेसिक ट्यूशन फीस होगी जो डे स्कॉलर होना चाहते हैं। और जो हॉस्टलाइट्स होंगे उनके लिए आपकी हॉस्टल की फ़ीस हो सकती है 50,000 से लेके 60,000 के दरमियान में आपकी हॉस्टल फीस हो सकती है। और आपकी मेस हो सकती है 7,000 से 12,000 रुपीज़ मंथली। और इसके अलावा आपके कुछ हॉस्टल सिक्योरिटी और मेस सिक्योरिटी चार्जेस भी होते हैं, वो 3,000 5,000 ऐसी कुछ रकम होती है। तो ओवरऑल आपको मिला के ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ये आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास ये रकम मौजूद होनी चाहिए। 1.5 लाख मैंने आपको एक ब्रॉडर थोड़ा सा बताया, क्योंकि ज़्यादा हो तो वो आपकी जेब में ही रहेगा, कम होगा तो वो आपके लिए अरेंज करना मसला होगा। तो 1.5 लाख रुपए एक जो है मेरे ख्याल में इनफ एक एस्टिमेट है आपके लिए। तो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, श्योरिटी बॉन्ड, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। कुछ एक्स्ट्राज है, तो उसके लिए जो गर्ल्स हॉस्टलाइट्स हैं, ये कुछ कॉलेजेस में है, मैंने सुना है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि जो गर्ल्स हॉस्टलाइट्स हैं उनके लिए अपने फादर के अलावा भी 3 रिलेटिव्स के सीएनआईसी और फ़ोन नंबर चाहिए होते हैं। सीएनआईसी की कॉपी और फ़ोन नंबर्स, ये बस उनका, ये भी एक फॉर्मेलिटी है गर्ल्स हॉस्टलाइट्स के लिए। कुछ में है, कुछ में नहीं है। बाकी आपके फादर के सीएनआईसी की कॉपीज़ वो हर जगह चाहिए होगी। उसमें भी आप यही कीजिएगा कि जो आपका एक सीएनआईसी आपका और आपके फादर का, एक पे आप अपने जो सीनियर आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसर के 17 ग्रेड या उससे अबव के साइन, ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपने कॉपीज़ करवानी है ना, उसके ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 17th ग्रेड के आपके ऑफिसर के साइन होने चाहिए। तो वो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, उसकी स्टैंप, असल में मसला साइन का नहीं है, मसला स्टैंप का है, स्टैंप होनी चाहिए। तो आपके कोई टीचर्स होंगे गवर्नमेंट स्कूल के, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में चले जाएँ, वहाँ पे 17 18 ग्रेड के आपको कोई टीचर मिल जाएंगे, उनके पास अपनी एक एक कॉपी का उसके ऊपर साइन और स्टैंप करवा लें। और जो है वो बाकी उसकी कॉपीज़ करवा लें। या फिर एक आप कॉपीज़ करवा के, स्टैंप का ही मसला है ना, स्टैंप आपने 10 कॉपीज़ पे लगानी है, वो आप उस पे 10 कॉपीज़ पे स्टैंप लगवा लें उसकी। तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ये इशू होता है। उन्होंने असल में पता है क्या लिखा है? उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें चाहिए 10 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। उन्होंने ये नहीं लिखा 10 फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर ऐसे होता तो आपको एक को अटेस्ट करवा लेते और उसकी 10 कॉपीज़ करवा लेते। उन्होंने कहा 10 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, यानी हर फोटोकॉपी को आपने अलग से अटेस्ट करवाना है। तो आपको हर एक की कॉपी करवा के उसके ऊपर स्टैम्प करवानी पड़ेगी एक नई। थोड़ा सा हेक्टिक काम है, लेकिन अब ऐसे ही होगा कि आपको किसी आपके कोई ना कोई जानने वाले में कहीं ना कहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा 17 ग्रेड का या अबव का, तो आप वहाँ जाके करवा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है ये ऐसी। और बाकी डोमिसाइल की आपको ये सारी चीज़ें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ये भी, इसकी भी 10 कॉपीज़ आपको बनवानी होगी। फ़ोटोज़ आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है वो आपको ऑलमोस्ट 15 फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। 10 कहते हैं लेकिन आपको 15 चाहिए होंगी। आगे जाके आपको सबमिशन में 2 2 3 3 करके इस तरह से और भी देनी होंगी, तो आपको 15 to 20 फ़ोटोज़ हो सकती हैं आपकी।
और बाकी आपको आपका कॉलेज का अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, जो रिपीटर इम्प्रूवर्स हैं उन्होंने अपने मार्क्स इंप्रूव किए हैं एफएससी के, तो उन्हें जाके अपने कॉलेज से दोबारा से अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब ये भी एक फॉर्मेलिटी का सर्टिफिकेट है। लेकिन आपने जब आपने मार्क्स इंप्रूव किए हैं तो आपको अपने कॉलेज से जाके ये सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और काम आ सकता है। तो आपको बनवा लेना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। वहाँ कॉलेज जाएँ, उन्हें अपना अपडेटेड रिजल्ट कार्ड दिखाएँ और अपना नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। और बाकी आपको सारा कुछ बता चुका हूँ मैं। मज़ीद ये है कि अभी जो कोर्ट केसेस के हवाले से बच्चे पूछ रहे थे कि उसमें क्या पेश रफ्त है, तो आज 1 दिसंबर को 12 से 1 बजे के दरमियान कोर्ट की हियरिंग थी की कलेक्शन के ऊपर भी, और इंट्रा कोर्ट अपील फॉर रिलेटिव मार्किंग ऑफ 2024 स्टूडेंट्स, ये दोनों केसेस आज हियरिंग थी। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, जो अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी मुझे इस पर राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर वाक़ईतन हमें एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी चाहिए सबके बेहतरी के लिए, अगर सबको किसी न किसी तरह उससे फ़ायदा हो सकता है, मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके साथ सारी जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करूंगा। और बाकी मैं एक और आपसे मशवरा लेना चाहता था कि मैं सोच रहा था कि जैसे हमारा ये सारा प्रोसीजर जो चल रहा है वो आपके साथ में सब कुछ आपको बता रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आपके जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं उनके बारे में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना के आपके साथ शेयर करूँ कि वो कॉलेज कैसा, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको मैं बताऊँ। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी के लिए आप अपने भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।